हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी 78 क्लासेस। आशा करते हैं आपने औद्योगिकरण का युग का फर्स्ट पार्ट देखा होगा और उसमें समझ में जो आपको आया होगा, क्योंकि वो हमारा बिल्कुल बेसिक क्लास थी कि हमने ये बताया था कि औद्योगिकरण होता क्या है और कैसे इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, कैसे इसकी शुरुआत हुई हमने ये आपको बता चुके हैं। और आज हमारा औद्योगिकरण का सेकंड पार्ट फिर से स्टार्ट होने रहा है और हम क्लास लिख दे रहे हैं यहाँ पे क्लास 10 के लिए आपको, इसके लिए क्लास 10 के लिए। तो इसको हमने जितने भी चैप्टर इससे पहले बताए, अगर जिसने वो नहीं देखा है तो उसको भी जाके करके फिर इस अध्याय को कंप्लीट करें। बात करते हैं, हमने लिखा था क्योंकि हमने वहां पे अपनी बात कहां पे खत्म करी थी, 17वीं और 18वीं शताब्दी में क्या हुआ। ठीक है, 17वीं और 18वीं शताब्दी में क्या हुआ हम ये बताने जा रहे थे ना, यही तो बताने जा रहे थे। इसमें क्या हुआ, आबादी बढ़ी लोगों की आबादी बढ़ी। अब जाहिर सी बात है, आबादी बढ़ी वहां की तो लोगों की मांग भी बढ़ेगी कि हाँ हमें और अनाज चाहिए, हमें कुछ और सामान भी चाहिए एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ऐसे क्या लिखेंगे उसमें, पहले आबादी बढ़ी पहला। ठीक है, 17वीं और 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, पहला क्या लिखेंगे, आबादी बढ़ी। पहला लिखे आबादी बढ़ी, बढ़ी का सिंबल यानी कि इंक्रीज का सिंबल ऐसे, डिक्रीज का सिंबल ऐसे। ठीक है, इंक्रीज का हमने बनाया। ठीक है, आबादी बढ़ी और क्या हुआ, अब क्या हुआ, आबादी बढ़ी हमने क्या बताया, मांग भी बढ़ेगी लोगों की, तो क्या होगा, मांग भी होगा और भूमंडलीकरण भी होगा। भूमंडलीकरण, अब इस शब्द का अर्थ अगर आपको पहचानना है तो जाइए हमारे सेकंड इससे पहले वाले चैप्टर पे, उसमें हमने बताया भूमंडलीकृत विश्व के बनने में कि भूमंडलीकरण होता क्या है, भूमंडलीकरण क्या होता है, ये हमने उसमें अच्छे से समझाया है। इसीलिए हम कहते हैं प्रीवियस वीडियो देखिए। इसका मतलब ये नहीं जो आपने इससे पहले के जितने भी हमने चैप्टर पढ़ाए हैं उसका कोई भी काम दूसरे चैप्टर से नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिलेट करना पड़ता है, जोड़ के पढ़ेंगे तभी आपको हिस्ट्री जल्दी याद होगी और समझ में आएगी। तो क्या लिखेंगे इसमें, भूमंडलीकरण। ठीक है, भूमंडलीकरण और मांग लिखते जाइए क्योंकि देखिए क्या हुआ, अब यहीं से औद्योगिकरण का अच्छे से मतलब हमको अर्थ समझना है और हुआ क्या, इसमें हुआ क्या ये भी हमें समझना है। तो क्या हुआ, आबादी बढ़ी, भूमंडलीकरण हुआ और लोगों की मांग भी बढ़ जाएगी। जब आबादी बढ़ेगी जाहिर सी बात है मांग भी बढ़ जाएगी। तो अब हमने इसको समझ लिया, बात करते हैं इसको हम इस पे क्या क्या बातें होंगी। ठीक है, इन तीनों विषय पे अब जानिए। अगर ये दोनों बातें होंगी, जिस देश में आबादी बढ़ रही होगी, भूमंडलीकरण होगा, वहां मांग अपने आप बढ़ जाएगी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब बताइए, आपको बात बताने लायक नहीं, लेकिन हमें क्या करना है, समझाना है आपको। कहीं पे आप छूटे ना कोई भी, और आप बिना बुक पढ़े जो यहाँ पे बताया जा रहा है, अगर आपने उतना ही नोट्स में बना लिया, उसको रिवाइज कर लेना टाइम टू टाइम, आपका एग्जाम में ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा, चाहे एग्जाम में जितना भी घुमा के दे दे। ठीक है, चाहे वो क्वेश्चन जितना भी घुमा दे, आप उसको समझ जाओगे और उसको करके आओगे, छोड़ोगे नहीं आप। ठीक है, छोड़ोगे नहीं। तो अब शहरी इलाकों में जो व्यापारी जनसंख्या मांग के अनुसार उत्पादन को नहीं बढ़ा पा रहे थे, जिसकी वजह से ग्रामीण इलाकों में जाना प्रारंभ कर दिया। अब क्या बताया जा रहा है कि जब शहर में औद्योगिकरण होने लगा, बात सही है। ठीक है, हमने क्या बताया था, पहले इंग्लैंड और यूरोप में हो रहा था, ये शहरीकरण नहीं तो आते हैं, तो उन्होंने क्या करा, वहां पे तो उत्पाद हो रहा। तो लेकिन अब बात आई कि अगर उनको मांग पूर्ति करनी है तो अब उनको क्या करना पड़ेगा, लोग दूसरे गांव में जाना पड़ेगा, ग्रामीण इलाकों में जाना पड़ेगा। पहले वो शहर में व्यापार करते थे, अब उनको व्यापार बढ़ाने के लिए और अपनी मांग की पूर्ति करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, ग्रामीण इलाकों में जाना पड़ेगा। ठीक है, ग्रामीण इलाकों में जाना पड़ेगा। तो इसको भी समझ लीजिए और इसको लिखिए अपनी भाषा में। ठीक है, अपनी भाषा में लिखिए, हम तो यहाँ लिखवा देंगे। ठीक है, हम तो यहाँ लिखवा देंगे, हमारी ना दिक्कत लीजिए, लेकिन आपको क्या है, आपको समझना है। लिखवा के चले जाए और आप समझो ना तो बेकार है। ठीक है, अब शहरी इलाकों के जो व्यापारी, अब शहरी इलाकों के व्यापारी समझ में आ रहा है आपको, राइटिंग समझ में आ रही होगी, इतना भी गंदा नहीं लिखा है, लेकिन क्या है, थोड़ी राइटिंग हमें जल्दी बनाना पड़ रहा है ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, क्या लिखा है, अब शहरी इलाकों के व्यापारी मांग पूर्ति के लिए क्या ग्रामीण इलाकों में जाने लगे। ये आप बात याद कर लीजिए, इसको समझ लीजिए कि अब देखिए, मान लीजिए आपके पास खूब ढेर सारा, जैसे कि अगर कोई किसी की मिठाई की दुकान है, ठीक है, मिठाई की दुकान है, तो क्या बोलते हैं, अगर उसके पास ज्यादा मिठाई आने लगेगी और एक जगह तो बेचेगा ही, लेकिन वो दूसरे एरिया में भी दुकान खोलने का प्रयास करता है कि नहीं, दूसरे एरिया में दुकान खोलने का प्रयास करता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी हो रही है औद्योगिकरण, यही है एक तरफ का मतलब, एक तरफ मांग की पूर्ति करी जा रही है। अगर वहां
उस जगह मांग की पूर्ति होगी। अब जब उनके पास सामान ज्यादा बचेगा तो वो क्या करेंगे, दूसरे इलाकों में जाएंगे, दूसरे शहर में जाएंगे, वहां पे जाके बेचेंगे, है कि नहीं। तो इससे क्या होगा, उनकी मांग की पूर्ति भी होगी, उनके मांग की पूर्ति भी होगी। मांग के अनुसार उत्पादन। अब क्या बताया, उत्पादन यानी कि जो बाहर इलाकों में बेच रहे हैं। अब किसी इलाके में ज्यादा सामान बिक गया, मतलब कि टोकरी बेचने जा रहा है, तो वहां उस इलाके में ज्यादा टोकरी बिक गई, तो क्या करेगा वो, उसको और अपने एरिया में और बनाने के लिए कहेगा कि और टोकरियों का निर्माण करो, जिससे हम और जगह उसको बेच सके, ठीक है, बहुत सारी जगह उसको बेच सके। जब उन लोगों की मांग बढ़ जाएगी तो उन लोगों को खुद भी बनाना पड़ेगा, ठीक है, खुद भी बनाना पड़ेगा। उत्पादन को नहीं बढ़ा पा रहे थे, नहीं बढ़ा पा रहे थे, ठीक है, यानी कि वो लोगों की मांग ही नहीं पूरी कर पा रहे थे। अब पहले क्या बताया, उनके क्षेत्र में जब बिक गया तो उनके पास ज्यादा सामान बचे, तो वो सोचे बाहर भी जाके बेच दे, लेकिन बाहर भी ज्यादा बिकने लगा, तो क्या हुआ, वहां की मांग में उनकी कमी आ गई, तो उन्होंने क्या करा, फिर यही इसमें समझाया जा रहा है कि अब शहरी इलाकों में व्यापारियों की मांग के अनुसार उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा था, जिसकी वजह से ग्रामीण इलाकों में जाना प्रारंभ कर दिया। जिसकी वजह से बोल रहे हैं, आप लिखते जाइए, क्योंकि राइटिंग शायद ही किसी को समझ में आए, ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें जल्दी से लिखना है और आपको समझ में आए। जिसकी वजह से वे ग्रामीण इलाकों में जाने लगे। क्या बताया, ग्रामीण इलाके यही तो होते हैं, गांव कस्बा, ठीक है, गांव और कस्बा, इसी को तो कहा जाता है ग्रामीण, और कुछ तो नहीं होता ना ग्रामीण, आपको भी पता होगा। प्रारंभ कर दिया और उत्पादन में वृद्धि किया, और उत्पादन में वृद्धि किया, समझ रहे आप, उत्पादन में वृद्धि किया, समझ लीजिए इसको। क्योंकि अब जब बाहर भी मांग बढ़ गई उस वस्तुओं की, तो उन्होंने और अधिक उत्पादन करना चालू कर दिया, ताकि हम इस अपने एरिया में तो हम बेच सके टोकरी, लेकिन बाहर के एरिया में भी हम बेच सके। लेकिन बनेगा कहाँ, अपने ही एरिया में, ठीक है, अपने ही क्षेत्र में बनेगा। तो हमने इसको लिख दिया यहाँ पे, इसको समझिए, पहले इसको समझ लीजिए कि क्या हमने लिखा है। अब सवाल आता है कि किसानों को नया रोजगार स्वीकार क्यों किया। किसान जो वहां के लोग थे, किसानों ने वहां का जो ये रोजगार, अब बताइए, कोई टोकरी बन रही है, किसी कंपनी में कपड़े बन रहे हैं, ठीक है, किसी कंपनी में कपड़े बन रहे हैं, या फिर वो हस्त निर्मित हो या फिर मशीनों द्वारा हो, ठीक है, मशीनों द्वारा बने। लेकिन अगर हस्त निर्मित वस्तुएं बन रही हैं तो वो उससे क्या करेगा, कि अब उसके लिए मजदूर भी लगेंगे, अकेले तो 10-15 आदमी बना नहीं लेंगे, ठीक है, मजदूर लगेंगे, कम से कम नहीं तो 200-250 लोग लगेंगे। और फिर 250 लोगों को उन्होंने क्या दिया, कंपनी वालों ने रोजगार दिया। क्या दिया, रोजगार दिया, कि तुम यहाँ पे कपड़ा बनाओ, टोकरी बनाओ, तुम्हें पैसे देंगे, ठीक है, हम उसके बदले तुम्हें तनख्वाह देंगे। तो उसी की बात करी जा रही है। तो क्या लिखे, अब सवाल आता है कि किसानों ने नया रोजगार स्वीकार क्यों किया। अब हम क्वेश्चन में क्या बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्यों स्वीकार करा, कारण भी। लेकिन पहले इसको लिखिए, फिर इसका कारण बताते, ठीक है, इसका कारण बताते, पहले इसको लिखिए कि क्या लिखेंगे, कि जब अब सवाल आता है कि किसानों ने रोजगार क्यों स्वीकार किया। पहले तो ये लिख लीजिए, किसानों ने रोजगार क्यों स्वीकार किया, किसानों रोजगार क्यों स्वीकार किया, ठीक है। क्यों किया, अब बताइए। अगर किसी को अपने क्षेत्र में, अब आप अभी भी देखते हैं, अगर किसी गांव में जाएंगे तो वहां पे कुछ लोग घर के लोग होते हैं, गांव के लोग, वो जाते बाहर जाते काम करने। क्यों जाते, उनको शौक चढ़ा है क्या, नहीं, उनकी जो मांग है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, इसलिए वो बाहर जाके काम करते हैं, ठीक है, बाहरी शहरों में जाकर, यानी कि अपने गांव को छोड़कर दूसरे शहरों में जाकर वो नौकरी करते हैं। तो वो क्या लिखा है, किसानों ने रोजगार स्वीकार क्यों किया, ये बात हम आपको समझाने जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हमें ये समझना चाहिए कि उन्होंने अपना क्या, जो वहां के किसान लोग थे वो तो अपना अच्छा सा पालन पोषण कर लेते थे, किससे, गाय चरा करके, अनाज उगा करके, ठीक है,
इससे क्या करते थे, बस वो अपना जीवन यापन कर लेते थे। लेकिन बात आ रही है उनके मांगों की पूर्ति करने के लिए, तो इसलिए वहां के किसानों ने रोजगार को स्वीकार किया। रोजगार को स्वीकार किया, ये बात आपको समझ में आ रही होगी, स्वीकार किया। ठीक है, अब बात आती, हमने यहाँ पे लिखा स्वीकार क्यों किया, ये देखिए यहाँ इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना। अब इसी का तो आंसर देना हमें ना, किसानों ने रोजगार क्यों स्वीकार किया। ठीक है, रोजगार क्यों स्वीकार किया, इस बात को भी तो हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि अब जो आदमी अपना किसानी करके यानी कि खेती करके अपने पैसे कमा रहा था और उससे अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा था, वो क्यों दूसरी जगह जाके अब काम करने लगा। उसको शौक है क्या? नहीं, बिल्कुल शौक नहीं है। इसी को हम समझाने के लिए आए हैं कि गांव के गरीब काश्तकार और दस्तकार, ठीक है, दस्तकार सौदागरों के लिए काम करने के लिए, क्योंकि अब खुले खेत खत्म होते जा रहे थे। अब इसका अर्थ क्या, खुले खेत खत्म होते जा रहे थे। खुले खेत यानी कि अब मान लीजिए गांव में पहले क्या होता था, ढेर सारी जमीनें होती थी। ठीक है, लोग कम हुआ करते थे, ठीक है, जनसंख्या वहां की कम हुआ करती थी, तो वो लोग क्या करते थे, कहीं पे भी खेती कर लेते थे और जो अनाज उगता था उसको बेचते थे या फिर अपने घर का जीवन यापन करते थे उससे। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आता है कि जो खुले खेत यानी कि ये समझाया जा रहा है जो किसी भी खेत में जाके उत्पादन कर लेते थे, अब वो प्रथा बंद हो गई। ठीक है, अब वो प्रथा बंद हो गई, उस पर रोक लगा दिया गया। जिसकी जो जमीन है अब खाली उसी पे करेगा। पहले क्या होता, जमीन बिल्कुल बड़ी दूर दूर तक होती थी, वो जाके कहीं पे भी अनाज उगा के अपना जीवन यापन करता था। लेकिन क्या इसको बंद कर दिया गया था। इसी को समझेंगे क्या क्या, गांव के गरीब काश्तकार और दस्तकार सौदागरों के लिए काम करने लगे, कि वो दूसरे के अंडर में काम करने लगे कि हाँ हमें काम मिलेगा तो हमें उसके बदले पैसा मिलेगा। क्योंकि खुले खेतों में जाना बंद हो गया था। यानी कि किस लिए बंद हो गया था कि पहले वो लोग कहीं पे भी जाके अनाज उगा लेते थे, लेकिन अब क्या इसको बंद करा जा रहा है। तो जिसको कैसे लिखेंगे, गांव के गरीब काश्तकार और दस्तकार लिखें, गांव गरीब ठीक है। अब ये किसके, काश्तकार और दस्तकारों के सौदागरों के लिए काम करने लगे, और सौदागरों के लिए काम करने लगे। लिखते जाइए, सौदागरों के लिए काम करने लगे। समझ में आ रहा, काम करने लगे, उनके अंडर में काम करने लगे, क्योंकि उनको भी तो आमदनी चाहिए, अपने घर का अपना परिवार चलाना है। तो उन्होंने क्या करा, स्वीकार कर लिया, वो दूसरे के अंडर में काम करने लगे। ठीक है, काम करने लगे क्योंकि अब खुले खेत खत्म होते जा रहे थे। क्योंकि अब खुले खेत खुले क्योंकि अब खुले खेत खत्म होते जा रहे थे। समझ रहे आप, खुले खेत वहां पे बंद होते जा रहे थे, क्योंकि खत्म होते जा रहे थे। क्योंकि अब पहले क्या होता था, जनसंख्या कम होती थी, जमीन ज्यादा होती थी। फिर उसके बाद क्या हो गया, जमीन कम पड़ने लगी और जनसंख्या ज्यादा हो गई, इसी वजह से। ठीक है, इसी वजह से अब क्या करेंगे, छोटे किसानों को जमीन खत्म होती जा रही थी, इसलिए गरीब किसान आमदनी के लिए नए स्रोत को ढूंढ रहे थे। अब नया स्रोत औद्योगिकरण से ही मिला, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, पहले क्या होता था, आप सभी जानते होंगे, जिसके गांव होते होंगे, जो भी गांव गया होगा, पहले क्या होता था, अपने नाना या फिर बुजुर्ग दादा लोगों से पूछोगे तो वो बताएंगे कि हाँ हम लोग पहले खेती करते थे और उसी से हमारा घर चलता था। लेकिन अब क्या है, अब आपको जाओगे तो मुश्किल से हो कि वहां पे कोई मतलब की एज होगी जिसकी अच्छी सी, अगर वो पढ़ रहा होगा तो वो पढ़ रहा होगा, लेकिन जो नहीं पढ़ रहा होगा वो जाके दूसरे मतलब शहरों में जाके वो काम कर रहा है। उसका शौक नहीं है अपने गांव को छोड़कर दूसरी जगह जाके काम करना, लेकिन क्या होती है, मजबूरी होती है, तभी वो जाता है दूसरे गांव नहीं, दूसरे शहर। ठीक है, क्योंकि गांव में तो खुद ही रहता है ना, गांव में उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा, इसीलिए वो कहा जा रहा है शहर जा रहा, वहां पे काम कर रहा है कंपनियों में। तो इसी को समझ रहे कि क्योंकि अब गरीब काश्तकारों दस्तकारों और सौदागरों के लिए काम करने लगे, क्योंकि वह खुले खेत खत्म होते जा रहे थे। अब किसी के जमीन पे अनाज नहीं उगा सकता था, ये था। ठीक है, ये नियम था एक तरह से। छोटे किसानों की जमीन खत्म होती जा रही थी, इसलिए गरीब किसान आमदनी के लिए नए स्रोत को ढूंढ रहे थे। छोटे किसानों
की जमीन खत्म होती जा रही थी और वो आमदनी का नया स्रोत ढूंढ रहे थे। आमदनी का नया स्रोत ढूंढ रहे थे। नया स्रोत ढूंढ रहे थे। समझ रहे आप? समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अब देखिए वहां खेती नहीं कर पा रहे तो अब वो क्या करेंगे, लोगों के क्या जाके काम करेंगे, आमदनी कमाएंगे। उसीलिए वो ढूंढ रहे थे कि हमें नया स्रोत मिले जिससे हम अपना जीवन यापन कर सके, अपना परिवार चला सके। समझ रहे आप? तो बात करते हैं कारखानों का उदय। अब औद्योगिकरण किसी सड़क पे तो हो नहीं जाएगा कि हाँ चलो यही सड़क पे 2 पन्नी बांधी, बनाने लगे हम जूते की फैक्ट्री खोल दिया उसी में। ऐसा थोड़ी ना होता। फैक्ट्री कारखानों का निर्माण तो होगा ही ना, कि जहाँ पे औद्योगिकरण की शुरुआत हो रही है। तो इसको लिख लीजिए जल्दी से या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं आगे के पॉइंट्स पे। बात करते हैं कारखानों का उदय। ठीक है, हमने क्या बताया, कारखानों का उदय। क्योंकि औद्योगिकरण के जहाँ पे भी कोई भी यानी कि कोई सी भी वस्तु अगर बड़ी मात्रा में उत्पन्न हो रही है तो वो जरूरी किसी न किसी कारखाने से उत्पन्न हो रही होगी। वहां पे बनाया जा रहा होगा, कई सैकड़ों लोगों के साथ, हजारों लोगों के साथ उस कंपनी में लोग काम कर रहे होंगे, वहां से ये चीजें बन के आ रही होंगी। तो इसीलिए क्या है, कारखानों का उदय, ये हम समझाने जा रहे हैं आपको। कारखानों का उदय, प्रारंभिक औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार बहुत धीमी थी। यानी कि जब कोई भी नई चीज आती है तो क्या लोग उसको पहले ही फेमस हो जाते क्या? ठीक है, पहले ही उसको चाहने लगते। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, टेस्ला को देख लीजिए, क्या टेस्ला जब आई थी उतनी फेमस थी? ठीक है, नहीं थी ना। टाटा को देख लीजिए, उतना फेमस था कि नहीं? लेकिन आज देखिए ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जिसकी वो बराबरी नहीं कर सकती। वो सबसे टॉप की कंपनी है। ठीक है, टेस्ला और टाटा की। ठीक है, तो ये टॉप की कंपनियां, तो इसका क्या है, ये लोग ने धीरे धीरे ग्रो करा। अब कोई भी चीज अगर आपके पास आती है तो डायरेक्ट फेमस नहीं हो जाती है। ठीक है, कोई भी चीज जल्दी से फेमस नहीं लगती, उसको उसके पीछे बहुत लंबा समय कालखंड लगा होता है कि उसको फेमस होने में। ठीक है, कोई भी बड़ी चीज करेंगे उसके लिए हमें धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक है, धैर्य रखना पड़ेगा। अगर घर भी बनता है किसी का ना, तो कम से कम नहीं तो 4 से 5 महीने वो धैर्य रखता है, तब जाके उसका घर बनता है। ठीक है, 6 महीने तो मान के रख लीजिए अगर कोई घर बनवा रहा है। ठीक है, शुरुआत से लेकर, तो उसने धैर्य रखा तभी तो वहां पे चीजें बनी है। ठीक है, तो उसी का बात करते हैं, कारखानों का उदय। इसमें क्या हुआ, प्रारंभिक औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार बहुत धीमी थी। यानी जब औद्योगिकरण की शुरुआत हो रही थी ना, तो ये रफ्तार बहुत ही धीमी थी। ये बात आपको बस इस लाइन में समझना है। क्योंकि कोई भी चीज देखिए, अगर आप किसी पत्थर के ऊपर, ठीक है, पत्थर के ऊपर पानी गिराते जाएंगे, ठीक है, बूंद बूंद करके पानी गिराते जाएंगे, आप उसको 2 दिन देखोगे, 3 दिन देखोगे, पत्थर में कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर वही साल 1.5 साल बाद देखोगे, बस उससे पानी गिरता होना चाहिए जहां से भी, अगर किसी टोटी के नीचे, और नीचे पत्थर होगा, देखिए वो उसको छेद कर देगा उस पत्थर में। वो क्या है, ये उसकी कंसिस्टेंसी से आता है। ठीक है, निरंतरता से। लेकिन इसमें क्या है, अगर कोई भी चीज शुरुआत में हुई तो वो तुरंत असर नहीं करती, उसका लंबा समय लगता है उसके पीछे। तो इसमें क्या लिखेंगे, प्रारंभ में औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार बहुत धीमी थी। प्रारंभ में औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार बहुत धीमी थी। समझ रहे आप? बहुत धीमी थी। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल समझना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इसको रटने की कोशिश करी ना, तो ये आज आप रट लोगे, 3 दिन रट लोगे, 4 दिन, लेकिन पेपर को अभी कम से कम नहीं तो 3 से 4 महीने हैं। 3 महीने तो मान ही लीजिए, 2 से 3 महीने हैं अभी पेपर में, तो ये आपको गायब हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसको समझते चलना है। इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में, यानी कि देखिए कारखाने खुलना कब स्टार्ट हुए थे, और देखिए कब उसमें तेजी कब आई थी। आप बात सन सुनिएगा और तब उससे अंदाजा लगा सकते कि कितने साल उन्होंने इंतजार करा था कि हाँ जो हम काम कर रहे हैं उसमें वृद्धि जरूर आएगी, बस उसको क्या करना पड़ेगा, निरंतर करते रहना पड़ेगा। ठीक है, औद्योगिकरण एक बार में कहीं पे भी फेमस नहीं है। तो इसको क्या बताया जा रहा है, इस लाइन से समझिएगा कि सबसे पहले सन 1730 के दशक में, सन 1730 के दशक में स्टार्ट हुआ था ये सब औद्योगिकरण। और कब जाके बिल्कुल लोगों को कब पता चला था, सभी लोगों को ये कब पता चला था, ये बात हो गई थी 18वीं सदी के शुरुआत में। ठीक है, 18वीं सदी के शुरुआत में तब जाके लोगों को पता चला कि हाँ औद्योगिकरण होता क्या है। समझ रहे हैं आप? तब लोगों ने उसमें तेजी लाई। लेकिन शुरुआत कब हुई है, देखिए कितना लंबा समय कालखंड है कि नहीं। ठीक है,
कितना बड़ा कालखंड लगा इसके पीछे, उन्होंने इतने साल इंतजार करा, वो काम करते रहे और देखिए फिर एक समय आता है वो फेमस हो जाते, लेकिन उनको क्या करना पड़ता है, निरंतरता बनाए रखनी पड़ती है। तो लिखेंगे क्या, इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में, इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखानों, समझ रहे, सन 1730 के दशक में कारखानों खुले लेकिन तेजी से, खुले लेकिन, सब आपको बताएंगे, बस हमें क्या है समझते चलना है। लेकिन क्या हुआ उतने समय जब ये 1730 में जब कारखाने बनना स्टार्ट हुए, तो क्या उसी समय फेमस नहीं हुआ होगा, हम आपको बता रहे हैं बार बार। तो लेकिन इसको याद कर लीजिए, क्या लिखा, इंग्लैंड में सबसे पहले सन 1730 के दशक में कारखाने खुलना स्टार्ट हुए, लेकिन ये बात आप याद रखिएगा, लेकिन क्या हुआ कि खुले लेकिन तेजी से 18वीं सदी के आखिरी में हुआ। ठीक है, क्या समझ में आया, 18वीं सदी के आखिरी में जाके उनको सफलता मिली कि हाँ औद्योगिकरण को अब सभी जगह मानने लगे हैं उसको और उसका फायदा उठा रहे। ठीक है, तो इसको क्या, इसको कैसे लिखेंगे कि खुले लेकिन तेजी से, खुले लेकिन तेजी से इजाफा, खुले लेकिन तेजी से इजाफा 18वीं सदी के अंत में हुआ। ठीक है, इजाफा 18वीं सदी के अंत में हुआ। देखिए कोई सी भी अगर कंपनी होती है, कोई सी भी कंपनी होती है, तो क्या होता है, अगर कोई रेस्टोरेंट खोल रहा है, ठीक है, खूब उसने पैसे लगा, अपना बड़ा सा रेस्टोरेंट खोला, तो वो अपने पहले 1-2 साल तो वो कमाएगा नहीं, अपनी उसकी जितने भी पैसे लगाए उसको पहले कवर करने में लगेगा, बात समझ रहे हैं आप मेरी। फिर उसके बाद जो 3 से 4 साल बाद जो पैसे आएंगे उससे वो अर्निंग करेगा, कम से कम नहीं तो 3 साल लगेंगे उसको। अगर बड़ा होटल बनाया होगा उसने या फिर रेस्टोरेंट बनाया होगा तो उसमें भी बहुत सारे पैसे लगे होंगे उसको, लेकिन अभी 2 से 3 साल वो पैसे कमा नहीं पाएगा, वो खाली जितना लगाया था उसको बस वापस ले पाएगा। फिर उसके जब 3 से 4 साल बाद जब वो पैसे आने लगेंगे तब वो उससे कमा रहा होगा। ठीक है, उसी का मतलब क्या है कि 1730 में स्टार्ट तो हो गया था ये सब, लेकिन इन सभी चीजों का फल कब मिला था हम लोगों को, 18वीं सदी में, 18वीं सदी के अंत में। 18वीं सदी के अंत में इतनी बार हम बोलते हैं ताकि आपको याद हो जाए, आखिरी में हुआ, आखिरी में हुआ, समझ रहे आप, 18वीं सदी के आखिरी में हुआ, ये बात आप याद कर लीजिए। और क्या लिखेंगे, औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार, औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार, इसको समझते हैं, इसको समझते हैं हम सभी लोग, औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार लिख लीजिए। समझ रहे हैं आप, औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। ये बस इतना छोटा ही पॉइंट था हमारा कारखानों के निर्माण में, बस ये 2 लाइनें थी, हमें इसको अच्छे से याद करना था। लेकिन हमारी बहुत बड़ी बात थी कि हमें पता भी तो चलना चाहिए कब स्टार्ट हुआ और इसमें क्या क्या, कितना समय लगा और इसके अंदर क्या क्या चीजें हुई कारखानों के उदय में, तो हमने इसको समझ लिया। बात करते हैं औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार में। औद्योगिक परिवर्तन ने रफ्तार कब पकड़ी, ठीक है, औद्योगिक परिवर्तन ने रफ्तार कब पकड़ी, कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। अब क्या बताया जा रहा है, सबसे बड़ा उद्योग कौन सा था, कपास का उद्योग था। सन 1840 में, सन 1840 में औद्योगिकरण का सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा बिकने वाली वस्तु कौन सी थी, मतलब कि सबसे ज्यादा बिकने वाला क्या थी, कपास था। ठीक है, कपास था, तो उसी की बात करी जा रही है। तो इसमें कैसे लिखेंगे इसको, कपास उद्योग 1840 के दशक तक, लिख लीजिए, कपास उद्योग 1840, कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले, औद्योगिकरण से पहले समझ रहे हैं आप कि 18 जब ये स्टार्ट हुआ तो सबसे टॉप पे किस चीज का बिजनेस चल रहा था, हमारा
कपास का चल रहा था। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा बिकने वाला उस समय क्या हुआ था, जब औद्योगिकरण स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ था, सबसे ज्यादा बिका था कपास बिका था। इसको समझेंगे हम। कपास कपास उद्योग 1840 के दशक औद्योगिकरण के पहले चरण में, औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे ज्यादा बिकने वाला, सबसे ज्यादा बिकने वाला, समझ रहे हो, सबसे ज्यादा बिकने वाला क्या था, कपास था। कपास, इसको बार बार समझ लीजिएगा, कपास। इसके बाद लोहा और स्टील उद्योग, उसके बाद लोहा और निकेल, लोहा और निकिल की बात करी जा रही, लोहा और निकिल की, और स्टील उद्योग आगे आगे निकल गया। समझ रहे हैं आप कि सबसे ज्यादा क्या बिका, कपास बिका। फिर उसके बाद क्या है, लोहा, स्टील, निकेल, सबसे ज्यादा ये सब बिकने वाली चीजें थी। अभी बताते ये सब बिक तो रहे थे, इन सब का यूज किस जगह करा जा रहा था, इन सब का यूज किस जगह करा जा रहा था, हम ये भी बताएंगे। और दशक निकल गया, क्योंकि 1840 के दशक में, क्योंकि 1840 दशक में, क्योंकि 1840 के दशक में सबसे ज्यादा जो बिकने वाली वस्तुएं थी उन सब की बात करी जाती है। क्या लिखेंगे, सन 1840 के दशक में इंग्लैंड और कहा की बात कर रहे थे हम, इंग्लैंड में। और पहले हमने क्या बताया था, इंग्लैंड की बात करी थी, इंग्लैंड की बात करी थी कि नहीं, इंग्लैंड में। और क्या बात करी थी, यूरोप की, लेकिन इस जगह इंग्लैंड ही है, खाली है, इंग्लैंड में। और 1860 के दशक में उन्होंने उपनिवेश में रेलवे का विस्तार होने लगा। लिख लिया आपने, क्या लिखा है, इतनी बातें लिख ली, क्योंकि 1840 के दशक में इंग्लैंड में और सन 1860 के दशक में 1860 के दशक के उनके उपनिवेश, यानी कि जो वहां पे उपनिवेश, उस उपनिवेश का परिभाषा हमने आपको बताई थी कि नहीं बताई थी। उपनिवेश स्थापित करना, उपनिवेश एक तरफ से होता है कि बंदी बनाना। जैसे कि हम उपनिवेश, हम लोगों को भारत में उपनिवेश किसने स्थापित करा था, किसने स्थापित करा था, अंग्रेजों ने करा था। वैसे ही उपनिवेश स्थापित इसी को कहते हैं कि गुलाम बनाना। ठीक है, गुलाम बनाने को क्या कहते हैं हम लोग, उपनिवेश स्थापित करना कहते हैं। तो वो क्या हुआ, 1840 के दशक 1860 के दशक में उनके उपनिवेशों और रेलवे का विस्तार होने लगा। उनके उपनिवेशों और, क्योंकि देखिए उपनिवेश हमने बताया, क्योंकि अगर कोई भी देश अगर किसी दूसरे देश पे राज कर लेता तो उसको क्या कहते हैं, उपनिवेश कहते हैं। उपनिवेश कहते हैं उपनिवेशों में रेलवे विस्तार हुआ। अब बात कर रहे थे ना हम यहाँ लोहा और स्टील निकल, हमने ये सब बातें क्यों कही, क्योंकि ये सारी लाइनें इस लाइन से जुड़ी हुई है, इस लाइन से जुड़ी हुई है। इसको कैसे समझेंगे कि जब ये सब हो रहा था, रेलवे का विस्तार समझ रहे आप। अगर कहीं पे भी पटरी बनी गई तो क्या, पटरी प्लास्टिक से तो बनती नहीं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लोहे का बनता है। ठीक है, लोहे का इस्तेमाल होता है, स्टील का इस्तेमाल होता है, उसके डब्बे जब बनते हैं तो ये सब चीजें कैसे, इन्हीं सब चीजों से हो रही थी। जब क्या हो रहा था, औद्योगिकरण हो रहा था, तो ये सब चीजें बन रही थी। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है क्या, जब रेलवे का विस्तार हो रहा था, जब रेलवे का विस्तार हो रहा था, इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा, रेलवे का विस्तार हो रहा था। ठीक है, तो फिर हमने इसे औद्योगिकरण क्यों नहीं कहा जाता, इसे औद्योगिकरण नहीं कहा जाता है। ठीक है, अभी हम अपनी बात पे आते हैं, लेकिन इससे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें, इसको अभी औद्योगिकरण नाम नहीं दिया गया था। ये सब काम हो रहा था, ये औद्योगिकरण के अंदर ही आता है, लेकिन इसको नाम नहीं दिया गया था। ठीक है, इसको नाम नहीं दिया गया था। अब क्या करते हैं, जैसे कि हम सभी
पहाड़े पड़ते हैं, ठीक है। पहाड़े कैसे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। ये किसी ने नाम दिया होगा ना, अपने आप से तो नाम नहीं आ गया ये टेबल, ठीक है, जिसको टेबल कहते हैं, अपने आप से तो नाम आ गया नहीं, किसी ने इसको नाम तो दिया होगा, लेकिन उससे पहले से ये गिनती पढ़ी जा रही थी, नाम देने से पहले। ये भी आप याद कर लीजिए, ये जो हमने यहाँ पे पहाड़े पढ़ रहे थे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये पहाड़ों के बाद इसका नाम रखा गया था। आप ये बात समझिए, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, पहले वो काम हो रहा था, लेकिन वहां पे नाम बाद में रखा गया, औद्योगिकरण। काम हो रहा था, औद्योगिकरण का ही काम हो रहा था, लेकिन नाम बाद में दिया गया। तो क्या लिखेंगे, तो फिर हमने इसे औद्योगिकरण क्यों नहीं जाना, तो फिर हमने इसे औद्योगिकरण क्यों नहीं कहा, औद्योगिकरण क्यों नहीं कहा। समझ रहे हो आप, क्योंकि देखिए औद्योगिकरण हो रहा था, ये बात उन्हें नहीं पता थी, लेकिन जब ये दोबारा अच्छे से होने लगा, यानी जब रफ्तार आ गई, तो तब बाद में उनको पता चला कि हाँ ये तो औद्योगिकरण ही हम कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स हमने लिखे, इसको आप जल्दी से लिख लीजिए, फिर बात करते हैं आगे के पॉइंट्स पे। जल्दी से इसको लिखिए, हम रफ करते हैं। बात करते हैं औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार की, ठीक है। एक पॉइंट हम बता चुके हैं, बात करते हैं उसके आगे के पॉइंट पे, क्योंकि हमें इसे जल्दी से समझना है और अच्छे से समझना है, ठीक है। जल्दी और अच्छे से समझने के लिए हमें बिल्कुल की पॉइंट से बात करनी पड़ेगी, जो हमें लंबे समय तक याद रहेगी और एग्जाम में हमारे काम आएगी, ठीक है। एग्जाम में हमारे काम आएगी, उस पर बात करते हैं। तो फिर हमने इसे औद्योगिकरण क्यों नहीं कहा, तो फिर हमने इसे औद्योगिकरण क्यों नहीं कहा जाता, ठीक है। ये सब काम तो पहले से हो रहा था कि एक जगह पे वस्तुएं निर्मित होती थी, फिर उसे व्यापारी खरीदता था, व्यापारी द्वारा लोगों में फुटकर के भाव, यानी कि अब कोई दुकानदार अपने से जहां से वो चीज उत्पादन होता है उस जगह से लाता है। मान लीजिए 40 रुपए शक्कर लाया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपने दुकान से, जो व्यापारी रहेगा अपनी दुकान से 42 रुपए में बेचेगा, 45 रुपए में बेचेगा, क्योंकि उसको मुनाफा तो चाहिए ना, तो वो करता है। तो इससे क्या होता है कि उसको भी पैसा मिल रहा है और वो लोगों को सप्लाई भी कर रहा है। तो एक ही, कभी भी आप देखोगे तो किसी एक दुकान पे एक चीज नहीं मिलती है, तो हर जगह वो आटा भी रखे रहता है, चीनी भी रखे रहता है, दाल भी रखे रहता है। इससे क्या होता है कि अगर एक चीज में हम 2 रुपए कमा रहे हैं, तो बाकी जो पैसे होंगे, मान लीजिए 120 रुपए की है, 120 रुपए किलो दाल है, ठीक है, 120 रुपए किलो, तो क्या होगा, वो क्या करेगा, उसको बेचेगा, लेकिन 120 नहीं बेचेगा, 125 बेचेगा, 125 रुपए किलो बेचेगा व्यापारियों को। तो ऐसे ही निर्माण हो रहा था हमारा, यानी कि औद्योगिकरण हो रहा था, लेकिन हमने इसको पहले नाम नहीं दिया था कि ये औद्योगिकरण है। तो इसको कैसे समझेंगे, क्यों जितने भी परिवर्तन हुए थे बहुत धीरे हुए थे, लिख लीजिए, क्यों जितने भी परिवर्तन हुए थे बहुत धीरे हुए थे। क्यों जितने भी परिवर्तन हुए तो बहुत धीरे हुए, बताइए। बस हमें क्या करना है, इन्हीं सबके क्वेश्चनों का जवाब ढूंढना है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन होते हैं जो हमें एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन उन क्वेश्चनों को हम जानते नहीं होते, क्योंकि हमने चैप्टर को ढंग से पढ़ा ही नहीं है, समझा ही नहीं है, समझे कि हमने उसको ढंग से समझा ही नहीं। बहुत धीरे क्यों हुआ था, जितने भी उद्योग बैठाई गई थी वही बड़ी संख्या में नहीं बैठाए गए थे। यानी अब क्या बताया जा रहा है कि जितने भी उद्योग कराया जा रहा था, उसका उद्योग क्यों नहीं हो पा रहा था ज्यादा, ठीक है। ज्यादा उद्योग, जो चीजें वहां पे बनाई जा रही थी उसका विस्तार, यानी उसका वितरण क्यों नहीं हो पा रहा था तेजी से, यही बात तो हमें समझनी है ना। जितने भी उद्योग बैठाई गई वह बड़ी संख्या में बैठाए गए थे, ठीक है। जितने भी उद्योग बैठाए गए, जितने भी उद्योग बैठाए गए वो, यानी कि वो बहुत बड़े बड़े जो वहां पे बैठाए गए थे उद्योग की, उनकी बात करी, बहुत बड़ी संख्या में बैठाए गए थे, बहुत बड़ी संख्या में बैठाए गए थे, बहुत बड़ी संख्या में बैठाए गए थे। समझ रहे आप, बहुत बड़ी संख्या में बैठाए गए थे, समझ लीजिए। इसको आप ध्यान से समझते जाइए और अच्छे से लिखते जाइए, ठीक है, अच्छे से लिखते जाइए आप, बस इसको समझिए।
क्योंकि समझा तो हम आपको दे रही हैं, सुनते चलना है और लिखते चलना है जो हम आपको लिखवाते चल रहे हैं, ठीक है। या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, फिर बाद में एक बार उसको समझ लीजिए, फिर उसको देख के लिखिए, और फिर उसको जैसे ही आप लिख लो स्क्रीनशॉट से, फिर उसको आप तेजी से रिवाइज कर दो। मुश्किल से 10 मिनट लगेगा जो आपने आज पढ़ा है उसको रिवाइज करने में, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, हम ये गारंटी लेते हैं। और फिर जब दोबारा अगर नेक्स्ट जब दूसरी वीडियो देखो तो उससे पहले इसको एक बार पढ़ लो, ताकि आप उसको जोड़ पाओगे, रिलेट कर पाओगे। अगर नहीं जोड़ पाओगे तो फिर वो अलग टॉपिक बन जाएगा, वो आपके लिए अलग टॉपिक बन जाएगा। क्योंकि देखिए हमने क्या बात करी, वैश्वीकरण की भी बात कर चुके हैं, औद्योगिकरण की, भूमंडलीकरण की भी बात कर चुके हैं, लेकिन ये सब वर्ड यहाँ दोबारा आ रहे हैं ना। हमारा जितना भी पहले पढ़ाया गया था क्या उसका यूज नहीं है यहाँ पे, या जो यूज है, इसीलिए हम उसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हमने उसको पढ़ाया था। इन सभी के 3 कारण थे, इन सभी के 3 कारण थे, इनको समझ लीजिए, इन सभी के 3 कारण थे। इन सभी के 3 कारण थे, समझ लीजिए। कौन कौन से थे हमें वो भी समझना पड़ेगा। किन सभी के, इन्हीं सब बातों के जो ऊपर बात बताई जा रही है। पहला पॉइंट हमने बताया था, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। इन तीनों के क्या बताया जा रहा है, इन सभी के 3 ही कारण थे। कौन कारण थे, वो 3 कारणों की बात करते हैं। महंगे मशीन। अब जो मशीनें बनती थी लोहे की बनती थी, अब वो मशीनें जो होती थी महंगी होती थी, ठीक है। मशीनें महंगी होती थी। अब क्या बात करी जाएगी, मशीनें तो महंगी हो गई। अब जैसे कि अगर मान लीजिए अगर कोई साइकिल होती है, ठीक है, अगर कोई साइकिल आप खरीद के लाए, ठीक है, साइकिल खरीद के लाए, अब वो मान लीजिए पंचर हो गई या फिर उसका हैंडल टूट गया। अब ऐसे ही आपके साथ 3-4 बार हो गया, तो आपने जितना साइकिल खरीदने में पैसा नहीं लगाया था ना, उससे ज्यादा उसका रिपेयरिंग लगवा दोगे। तो ये क्या करेंगे, ये भी लिखेंगे इसमें, मरम्मत के खर्च भी महंगे हो गए थे, क्योंकि मशीन महंगी है तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ भी फॉल्ट होगा तो उसका खर्चा भी महंगा ही आएगा, ये भी है ना। तो मशीनों के खर्च बिल्कुल संतोषजनक थे, ठीक है। असंतोषजनक थे कि मतलब कि अब बताइए जितने का कोई सामान नहीं, उससे ज्यादा रिपेयरिंग का लग गया। मान लीजिए कोई साइकिल है वो खराब होती जा रही है, आप उसको बनवाते जा रहे हो, और इतने पैसे लगा दिए कि अगर उसको दोबारा लगाते तो एक बाइक आ जाती ना। तो इससे क्या होता है कि अब देखिए कोई चीज है अगर वो बार बार खराब हो रही है, आप उसमें पैसे लगा रहे हो तो एक बार देख लो उसको, अच्छे से चल रही है तो ठीक, वरना दूसरा लो, है कि नहीं। तो ये मत देखिए कि आप एक साइकिल पीछे मान लेते आप चला रहे हो, आपका साथ दे रही है लंबे समय तक। अगर इतना ज्यादा खर्चा आ चुका है कि अगर वो आप जोड़ते खर्चा, नई साइकिल आ जाती तो ये क्या है, खराब है। तो उसी की बात करें, इन सभी के 3 कारण थे क्या, मशीनों का महंगे मशीन, मरम्मत खर्च भी महंगे, और मशीनों के कार्य। महंगी मशीनें, मरम्मत के खर्च महंगे, मरम्मत के खर्च महंगे, और क्या हुआ, मशीनों के कार्य। यानी मशीन से जो कार्य करा जा रहा था, कभी कभी मशीनों से आप देखें कुछ जल्दी कपड़े बन जाते हैं, नया कोई मशीन लाया आपने, आप उसमें जल्दी से जल्दी कपड़े बनाते जाओ, लेकिन जैसे जैसे वो पुरानी होती जाएगी वो अपना काम करना धीरा कर देगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये भी समझाया जा रहा है मशीनों के कार्य। मशीन कैसे, बिल्कुल संतोषजनक थे, बिल्कुल संतोषजनक, और जिसकी वजह से बाजार में अभी भी हस्त निर्मित के सामान बिक रहे थे। आप इस बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए, लेकिन हम आपको समझाएंगे, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि अब ये जो मशीनों द्वारा वस्तुएं बनाई जा रही थी, मशीनों द्वारा वस्तुएं जो बनाई जा रही थी, अब जो वो वस्तुएं लोगों तक पहुंच रही थी, लेकिन वो समय उतना ही ले रही थी जितने मनुष्य ले रहे थे। मतलब जितने भी वहां पे आदमी लोग जो वहां पे मजदूर लोग काम करते थे, उतना ही समय मशीन भी ले रही है, बस थोड़ा से। यानी कि जहाँ पे हमें मशीन से क्या आशा रखते कि हाँ एक दिन में 1000 कपड़े बना लेगी, 1000 कपड़े बना लेगी। अगर हम किसी मशीन से आशा करते कि हाँ इतना बना सकती है कपड़े वो एक मशीन, तो हमने इतना हमने उससे सोचा कि हाँ 1000 बना दी, लेकिन बनाती कितनी थी, 500, ठीक है, सॉरी 500, 400, 600, इससे ज्यादा वो जा ही नहीं रहा था, ठीक है। तो इससे क्या मतलब, इससे समझ में आ रहा है कि मशीन जो उनकी मशीनें होती थी उसके जो मरम्मत का खर्च होता था, अगर जाहिर सी बात है कोई भी मशीन एक बार खुल जाएगी तो फिर उसमें उतना दम नहीं रह जाएगा। कोई आप मिक्सी लाते हो ना, मिक्सी आप जब तक वो नई मिक्सी रहेगी, एक बार भी खुली ना हो तो उसकी रफ्तार एकदम बरकरार रहती है, बिल्कुल बरकरार रहेगी। लेकिन एक बार जब वो मशीन खुल जाएगी, मिक्सी खुल जाएगी, तो फिर उसका जो काम होता है वो धीमा हो जाता है। तो उसी की बात कराई जा रही है, मशीनों के कार्य बिल्कुल संतोषजनक।
समझ रहे हैं आप? समझते जाइए इसको, बस हमें कुछ करना नहीं है, बिल्कुल समझते जाना, जिसकी वजह से बाजार में अभी भी हस्तनिर्मित वस्तुएं बिक रही थी। कि अब वो लोग सोच ही रहे हैं मशीन में भी जो सामान बन रहा है, कपड़ा बन रहा है, मान लीजिए उसमें कोई कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हस्त निर्मित वस्तुएं वो भी अच्छी हैं। लेकिन उसका क्या, पहले तो हस्त निर्मित ही वस्तुएं यूज करते थे ना, तो वो लोग ले आते थे वही हस्त निर्मित वस्तुएं, और मशीनों से उद्योग होता था, लेकिन अब उससे भी कम हो रहा है। तो जाहिर सी बात है हस्त निर्मित वस्तुएं लेने लग शुरू करेंगे। तो उसी की बात है कि बाजारों में अभी भी हस्त निर्मित वस्तुएं बिक रही थी। तो इसको लिखेंगे कैसे हम, जिसकी वजह से बाजार में अभी भी हस्त निर्मित सामान थे, जिसकी वजह से अभी भी बाजार में हस्त निर्मित वस्तुएं, क्या बताया, मशीन से भी। अब बताइए मशीन से कोई ऐसा करेंगे एक दिन में 1000 कपड़े बना के देगी, लेकिन वो 500 बना रही, 400 बना रही, इतना तो एक मनुष्य भी बना सकता है, ठीक है, यानी कि ढेर सारे मजदूर इकट्ठा हो जाए तो वो भी बना सकती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो लोग क्या कर रहे थे, जिसकी वजह से अभी भी बाजारों में हस्त निर्मित वस्तुओं का ही चलन था, हस्त निर्मित वस्तुएं ही बेची जाती थी, हस्त निर्मित वस्तुओं के समान थे। अभी भी हस्त निर्मित वस्तुएं बाजारों में बिक रही थी, ये समझाया जा रहा है इस लाइन के द्वारा। और बात करते हैं इसके आगे क्या क्या पॉइंट्स हैं कि मशीन, इसके बाद है हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति, हाथ का श्रम यानी जो हस्त निर्मित वस्तुएं, टोकरी बनाना, ठीक है, और घड़ा बनाना मिट्टी का, ये सब पहले हाथों से ही बनाया जाता था ना। और कपड़े बनाना, कपड़े बुनना, और वो जो रुई होती है, रुई को काटना, ये सब क्या होता था, पहले मशीनों द्वारा नहीं होता था, ये सब हाथों द्वारा होता था, यानी हस्त निर्मित वस्तुएं होती थी ये सब। तो उसको हम समझेंगे, पहले आप इसको लिख लीजिए, जल्दी से इसको लिख लीजिए। बात करते हैं हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति का। हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति की बात करते हैं, और इसमें समझते हैं कि इसमें इसका मतलब क्या है, ठीक है, हमें इसका अर्थ समझना है, भावार्थ समझना है। तो इसको हम समझेंगे कैसे कि इसमें समझना क्या है। हाथ का श्रम यानी हाथ का श्रम, आप ये समझ पा रहे होंगे कि हाथों से द्वारा जो परिश्रम करा जाता है, यानी जो कार्य करे जाते हैं कि कोई सी भी चीज, यानी अब पहले क्या होता है, कपड़े हाथ से बुने जाते हैं चरखे द्वारा, तो वो हाथ का श्रम ही तो हुआ। टोकरी अपने हाथों से बनाई जाती है, तो ये हाथ का श्रम ही तो हुआ, ठीक है। और जो मटके बनाए जाते थे, घड़े बनाए जाते थे, ये सब क्या है, हाथ के श्रम के द्वारा तो बनता था, ठीक है। हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति आपको नहीं समझ आ रहा होगा, ये भी हम आपको समझाएंगे। इससे पहले हमें इसके अंदर जो बातें हमें उसको समझना पड़ेगा। तो कैसे हम समझेंगे कि 18वीं शताब्दी के औद्योगिकरण बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था। 18वीं शताब्दी में लिख लीजिए, 18वीं शताब्दी में उद्योग बहुत ही धीमे चल रहा था। समझ रहे हैं, उद्योग बहुत ही धीमे चल रहा था 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में समझ रहे आप, बहुत ही धीमे चल रहा था। हमने क्या बताया कि कोई भी चीज शुरुआत से ही फेमस नहीं हो जाती, तो उसको टाइम लगता है, लंबा समय लगता है। तो हमने क्या लिखा कि बहुत ही शुरुआत में क्या हो रहा था, बहुत धीमे चल रहा था। हमने क्या लिखा, 18वीं शताब्दी में उद्योग बहुत ही धीमे चल रहा था। उद्योग बहुत ही धीमे चल रहा था, ये आपको समझ में आया होगा। जितने भी व्यापारी थे वह मशीनों से ज्यादा लोगों पर विश्वास करते थे। कि वो बात करते थे कि जब मशीन भी हमें उतने देर में उतने ही कपड़े बना के दे रही है और लोग भी हमें उतने ही कपड़े बना के दे रहे हैं, तो हमें लोगों का ज्यादा विश्वास है। मशीन मान लीजिए अभी चल रही है, कुछ समय पहले आई थी तो वो खुद तेज चल रही थी, अभी थोड़ा स्लो चल रही है और आने वाले समय में बंद हो सकती है। लेकिन क्या है, मजदूर तो काम करते रहेंगे ना, तो उन पे ज्यादा विश्वास करा जा सकता है। तो व्यापारी क्या करते थे, मनुष्यों पर ज्यादा विश्वास करते थे। तो हमें क्या लिखेंगे, जितने भी व्यापारी थे वह मशीनों से ज्यादा, जितने भी व्यापारी थे उन्हें मशीनों से ज्यादा लोगों पर विश्वास होता था। मशीनों से ज्यादा लोगों पर विश्वास होता था उनको, किसको, व्यापारियों को। और क्या लिखेंगे,
कि और मजदूर बहुत ही गरीब थे, मजदूर के गरीबी के दो ही कारण थे। अभी इन पर भी बात करते हैं, लिखते हैं क्या। बहुत ही गरीब थे और उनकी गरीबी के केवल दो कारण थे। समझ रहे आप, दो ही कारण थे, ये बात आप समझ लीजिए, इसको याद कर लीजिए चाहे तो आप। उनकी गरीबी के दो ही कारण थे। अब इन दो कारणों पे बात कर लेते हैं, दो कारण कौन कौन से थे। कारण तो थे, ये आपने पता चल गया, लेकिन कौन कौन से थे ये भी तो पता करना पड़ेगा ना। लिखिए जल्दी से। उनकी गरीबी के केवल दो ही कारण थे, उन पे बात कर लेते हैं हम। क्या मजदूर वहां के बहुत गरीब थे और वो क्या करते थे, उनको ये चाहिए था कि हम अगर आज काम कर रहे हैं तो हमें शाम तक की उसका पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, शाम तक की हमें उसका पैसा चाहिए। ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे कि अगर कोई भी मजदूर होता तो वो, जैसे कि आज सभी किसी के भी घर अगर बनता है तो वो लोग मजदूर लगवा लेते, किसी का भी छत पड़ना होता है तो वो लोग क्या करते कि ढेर सारे मजदूर लगवा लेते ताकि जल्दी काम हो जाए। लेकिन वैसे ही वहां के लोग भी मजदूर थे कि अगर जो भी काम कर रहे, कारखानों में काम कर रहे, तो उनको क्या चाहिए था, जो आज हम काम कर रहे हैं हमें उसका वेतन आज ही चाहिए। वो इस पर काम करना चाहते थे, बस यही उनकी मांग थी। तो पहला ये भी लिख लीजिए कि उन्हें कम वेतन देते थे, और क्योंकि ज्यादा ज्यादा मजदूर होते थे, उनके क्या होता था, काम ज्यादा करवाते थे और पैसा कम देते थे। ठीक है, काम ज्यादा करवाते थे और पैसा कम देते थे, तो लिखेंगे उन्हें कम वेतन देते थे, उन्हें कम वेतन देते थे, कम वेतन देते थे वहां के लोगों को। क्या लिखेंगे, कम वेतन देते थे क्योंकि काम से ज्यादा मजदूर मौजूद थे, क्योंकि काम से ज्यादा वहां पे मजदूर मौजूद थे। लिख लीजिए, क्योंकि काम से ज्यादा अब मान लीजिए अगर कोई 10 काम है, ठीक है, मतलब 3 काम कोई है, कोई सा भी काम करना है, अगर कोई सा भी 3 काम आप अलग अलग सोच सकते हैं, लेकिन उसके लिए मजदूर हमारे पास कितने हैं, 10 लोग हैं। अब हर एक काम को क्या 3-3 लोग में बांट देंगे, ऐसा तो है नहीं ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए क्या बताया जा रहा है कि कम काम था और उनको कम पैसे दिए जाते थे, क्योंकि अब देखिए जब 3-3 लोग लगेंगे, एक ही काम करने को 3-3 लोग लगेंगे। जो पहले एक ही लोगों, जैसे मान लीजिए 3 लोग है, ठीक है, 3 लोग है, अब 3 लोग हैं, इन तीनों लोगों को 10 लोगों को इन तीनों जगह पे काम देना है। तो जाहिर सी बात है, एक जगह 3 आएगा, एक जगह 3 आएगा, एक जगह 4 आएगा, है कि नहीं, किसी जगह तो 4 आएगा। लेकिन अगर यही बात करें, यहाँ 3 है और यहाँ पे मजदूर भी 3 होंगे, यहाँ पे मजदूर भी 3 होंगे, तो यहाँ जो आएगा उसको भी वेतन बराबर में मिलेगा, उसको भी वेतन बराबर में मिलेगा, उसको भी वेतन बराबर ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि काम कम था, वेतन इसलिए कम हो जाता था क्योंकि वहां पे मजदूर ज्यादा मौजूद होते थे, मजदूर वहां पे ज्यादा मौजूद होते थे। बस इतना समझना है, इसके आगे कुछ भी हमें दिमाग नहीं लगाना अपना, ठीक है, इसके आगे हमें कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाना है। मजदूर मौजूद थे, अतः वे वेतन पर काम करने के लिए तैयार हो जाते थे, अतः वे वेतन पर काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। समझ पा रहे हैं क्या होता था, वहां पे वेतन के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाते थे वो लोग, कि हमें भैया आज हम काम कर रहे हैं, हमें आज का काम का हमें आज शाम तक की पगार चाहिए उसकी, ठीक है, उसको अपना जो उसने मजदूरी करी उसको मजदूरी चाहिए उसकी। और दूसरा कारण था मौसमी बेरोजगारी। समझ लीजिए दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण था, दूसरा पहला समझ लिया क्या था, यही था, दूसरा कारण था मौसमी बेरोजगारी। समझ रहे हैं आप, मौसमी बेरोजगारी।
मौसमी बेरोजगारी। दूसरा कारण हमारा क्या था? मौसमी बेरोजगारी। अब हम इसको समझेंगे। दोनों कारणों से गरीब मजदूर तकनीक को विरोध करते थे, क्योंकि अब जो वहां के मजदूर थे, अब जैसे कि मान लीजिए कि अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मशीनें आ गई थी, तो मशीनों से अब जो कपड़े बनवा रहे थे, तो मशीन में एक बार पैसा लगता है, लेकिन हमें क्या करता है, वो लंबे समय तक हमारा साथ देता है। और मजदूर को क्या होता है, मजदूर जो काम करेगा उसको शाम तक को हमें पैसा देना है। हम कमाए या ना कमाए, लेकिन उसको हमें पैसा देना जरूर होता है। ठीक है, तो उसका इसका मतलब ये होता है कि वो लोग गरीब इसलिए होते जा रहे थे जो वहां मजदूर थे। कि दूसरा कारण ये था, गरीब मजदूर तकनीक को विरोध करते। तकनीक को क्या? टेक्नोलॉजी को। कि क्यों मशीन बनी? अगर मशीन ना बनी होती तो ये लोग हम ही से काम करवाते और हमें पैसा देते, ज्यादा पैसा मिलता। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, मशीन से भी काम करवा रहे हैं और हम लोग से भी काम करवा रहे हैं। मशीन को तो वेतन देना नहीं है, मशीन एक बार पैसे लगा खरीद ली, लेकिन मजदूर को क्या है, पैसे देना है। और पैसे जब दे रहे हैं वो कम दे रहे हैं। ठीक है, वो कम पैसे दे रहे हैं क्योंकि काम कम है, मजदूर ज्यादा है। ठीक है, काम कम है, मजदूर ज्यादा है, बस यही कारण था। दूसरा कारण क्या था? मौसमी बेरोजगारी। इसको हम समझेंगे। दोनों कारणों में मजदूर तकनीक का विरोध करते थे। दोनों कारणों में मजदूर तकनीक का विरोध करते थे। समझ रहे आप? तकनीक को कोसते थे कि अरे बताओ ये क्या हो गया है। तकनीक का विरोध करते थे वो लोग, तकनीक का विरोध करते थे। ये हमें समझाया जा रहा है। क्योंकि देखिए, अगर कोई आपके सामने मान लीजिए, अगर कोई आदमी है वो ठेला लगाता है, ठीक है, अगर वो मान लीजिए किसी चीज का भी ठेला लगाता है वो कहीं पे भी, तो उससे क्या हुआ, मान लीजिए वो क्या बतासे बेच रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ, वो उस जगह पे बतासे बेच रहा है। अब उसी के सामने एक बढ़िया से रेस्टोरेंट खुला है और वहां पे भी बतासे मिल रहे हैं, वही सब सारी चीजें सेम, लेकिन क्या है, फैकल्टीज ज्यादा होने की वजह से वहां पे पैसे ज्यादा लग रहे हैं उसी चीज के, और उस जगह वो काम कम और उसको कम पैसे मिले, तो वो जाहिर सी बात सोचेगा कि बताओ क्यों ये कंपनी खुली। ठीक है, भले एक दो ठेले और खुल जाते अगल बगल तो हम उसको तो देख लेते, लेकिन बताओ यहाँ पे इतनी बड़ी रेस्टोरेंट खुल गया, लोग वही एक ही चीज यहाँ पे भी खा रहे हैं और वहां पे भी खा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको ये है कि काम तो एक ही हो रहा है, लेकिन उसको क्यों ज्यादा मिल रहा है और इसको क्यों कम मिल रहा है। ठीक है, उसको क्यों ज्यादा मिल रहा है, इसको क्यों कम मिल रहा है, यही बात हम समझा रहे हैं आपको। दोनों कारणों में से, इसमें से भी और इसमें से भी, मौसमी बेरोजगारी और ये जो कम वेतन दिया जाता है, दोनों कारणों में मजदूर तकनीक का विरोध करते थे। शायद ही मशीन ना आई होती तो लोग हमसे काम करवाते और हम लोग को पैसा देते, तो मजदूर लोग उनका तकनीक का विरोध करते थे, क्योंकि मशीन के निर्माण से क्योंकि मशीन के निर्माण से मजदूर, हमने क्या बताया, अब जो वहां पे मशीनों द्वारा कपड़े बन रहे हैं तो जाहिर सी बात है अब मजदूर वहां पे कम चाहिए, मजदूर उसमें कम लगेंगे। ठीक है, मजदूर उसमें कम लगेंगे, तो यही बात समझाई जा रही, मजदूर की मांग कम हो गई, जिसकी वजह से बेरोजगारी हो गई। ठीक है, बेरोजगार हो गया, मजदूर की मांग कम हो गई, जिसकी वजह से अब मान लीजिए कोई मिल है, ठीक है, जहाँ पे कपड़े बनते हैं, वहां पे मान लीजिए कम से कम नहीं तो 300-400 लोग काम करते हैं। ठीक है, 300-400 लोग काम करते जब मशीन नहीं हुआ करती थी। अब वहीं पे मशीन आ गई तो क्या वो 300-400 लोग तब भी वहां काम करेंगे? नहीं, वहां वो घट के 1/3 हो जाएगा, मान लीजिए 50 से 60, क्योंकि बस उन लोगों को मशीन का तो ही ख्याल रखना है, क्योंकि मशीन अपने आप नहीं बन सकती, मशीन का भी ख्याल रखने के लिए चाहिए। तो उसमें क्या होगा, मजदूर कम पड़ जाएंगे, लेकिन काम तो ज्यादा ही है, वेतन तो कम मिलना ही है। लेकिन वैसे क्या होता था, जब मशीन नहीं होती तो सारे लोग ही मिलकर बनाते थे और उनको सभी को समान वेतन मिलता था, बिल्कुल बराबर बराबर। निर्माण से मजदूर की मांग कम हो रही थी, जिसकी वजह से बेरोजगारी हो गई थी, वहां पे बेरोजगारी हो गई थी। और क्या लिखेंगे इसमें, बेरोजगारी हो गई थी, श्रम बाजार की बहुतायात से मजदूरों की जिंदगी भी प्रभावित हुई। लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, श्रम बाजार से बहुतायात
क्या लिखेंगे, बहुतायात की बात करी जाए, बहुतायात से मजदूरों की जिंदगी भी प्रभावित हुई, मजदूरों की जिंदगी भी प्रभावित हुई। समझ रहे हो आप, कि उनके जीवन पे भी असर पड़ा। जो मजदूर लोग थे, अब जाहिर सी बात है उनका जो पैसा था वो मर गया, क्योंकि वो मशीनों से काम करवा रहे, मशीन को थोड़ी ना वेतन देना पड़ता है। समझ लीजिए इसको, जो हमने यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं। और प्रभावित हुई, रोजगार चाहने वाले बहुत सारे लोगों को हफ्ते इंतजार करना पड़ता था, रोजगार पाने वालों को हफ्ते इंतजार करना पड़ता था। समझ रहे, कई हफ्तों इंतजार करना पड़ता था उनको, कई हफ्तों इंतजार करना पड़ता था। और वे फूलों के नीचे या रैन बसेरे, यानी और वो लोग कहाँ पे रहते थे, जो मजदूर रहते थे, यानी वो लोग कहीं पे, यानी कहीं ढाबा हो गया या फिर कहीं रहने के लिए होगा, वो लोग क्या करते थे, पुलों के नीचे, जो पुल होते हैं, पुल होता है, मान लीजिए पुल होता है, उसके नीचे कोई नदी होती, तो क्या होती है, जब वो सूख जाती तो वहां पे जगह बन जाती, तो कई लोग वहां पुल के नीचे रहते थे, और कई लोग कहाँ रहते थे, रैन बसेरे में रात काटते थे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे कैसे, वे पुलों के नीचे या रैन बसेरे में रात काटते थे, वे पुलों के नीचे व रैन बसेरे में रात काटते थे, रात काटते थे। समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ में आएगा हर एक पॉइंट, बस क्या हमें एक बार ध्यान से देखना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। और जो आज का जो हमारा सेशन था, यही तक था हमारा सेशन। और आशा करते हैं, क्योंकि हमने कम टॉपिक इसलिए पढ़ाया ताकि आप ज्यादा आपको बोरिंग ना लगे, और जितना भी पढ़ाया उसको आप एक बार देख लो, बस एक बार देख लो और उसको एक बार लिख लो। क्योंकि जो बातें हमने बताई आपको, इतनी बार हम बोलते हैं, एक लाइन लिखते हो तो कम से कम नहीं तो 2 से 3 बार हम उसको खुद से बोल देते हैं, ताकि वो आपके कानों में बार बार जाए और वो आपको जो आपके दिमाग में वो लाइनें बस जाए। इसीलिए हम आपको हर एक लाइन 2 से 3 बार बोल भी देते हैं, और आप यहाँ देखते हो, जो यहाँ बोला जा रहा है वो यहाँ पे देखते हो कि हाँ लिखा है कि नहीं लिखा है, तो ये भी आपके दिमाग में चढ़ता है। ठीक है, इससे आपको चीजें लंबे समय तक याद रहती है। बस इसी कारण हम आपको एक लाइन 2 3 बार बोलते हैं। ठीक है, वरना हम एक बार बोल के लिखवा सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, आपको याद भी तो कराना है, लिखवा देंगे। आप कॉपी तो घर पे रख के जाओगे ना एग्जाम में थोड़ी कॉपी लेके जाओगे, इसीलिए हाँ आपको बता देते हैं। आशा करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।